अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ का ये लेक्चर है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट काज है वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो हुई उसके डिफरेंट पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और रिलीजियस काजेस थे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एक उसमें इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल काज है। ये अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो हैं वो आपको पीएमएस सीएसएस में पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बैकग्राउंड देखेंगे इसका, देन इसका इंट्रोडक्शन एंड देन हम इसके फीचर्स, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इसके स्टडी करेंगे एंड देन हम सब कॉन्टिनेंट पे या इंडियन पीपल पर क्या इफेक्ट हुआ इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का, इसको हम स्टडी करेंगे। एक्चुअली डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एक एनेक्सेशन पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। एनेक्सेशन पॉलिसी का मतलब ये है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम पे इंडिया में मौजूद, जिन पर डिफरेंट राजा महाराजा रूल कर रहे थे, उन स्टेट्स को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर, अपने पॉलिटिकली अपने अंडर लेके आ रही थी, अपने इन्फ्लुएंस के, तो उसको एनेक्सेशन बोलते हैं। और उसी के लिए जो पॉलिसी बनाई गई डिफरेंट स्टेट्स को अपने अंडर एनेक्स करने के लिए या पॉलिटिकली उन पर कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पॉलिसी बनाई उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का नाम दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। इंडिया में वो किस लिए आए थे? ट्रेड करने के लिए। उनका बेसिक मकसद, स्टार्टिंग में आपने हिस्ट्री को अगर अंडरस्टैंड किया है तो उनका मकसद यही था कि वो यहाँ पर आके क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। जब पॉलिटिकली इंडिया में मुगल एम्परर्स जो हैं वो डिटेरियोरेट हो रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने क्या कर दिया? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी स्टार्ट कर दी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरीज, और इंडियन टेरिटरीज को भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वही जो पहले उनका पर्पस ट्रेड था, अब क्या हो गया? उनका पॉलिटिकल मकसद भी ऐसे ही स्लोली स्टार्ट हुआ और फिर जैसे उन्होंने फिर कंप्लीट इंडिया पर किस तरह से हुकूमत की। एनेक्सेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स वाज द वन एग्जांपल ऑफ दिस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो जिस तरह से उन्होंने डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स किया कि पॉलिटिकली उन पर रूल किया, कि मतलब राजा महाराजा कुछ रीजंस दे के उन स्टेट्स को पॉलिटिकली रूल किया, तो उस रूल करने के जो मेथड था, उसके लिए जो पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कहते हैं। कि जिस तरह से उन्होंने एनेक्स करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स को अपने अंडर जो पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो अगर हम इसको एग्जैक्टली स्टडी करें कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या थी, क्या उसकी स्टेटमेंट थी एंड किसने जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है प्रपोज की। जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामजे, कॉमनली कॉल्ड लॉर्ड डलहौजी, ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के। लॉर्ड डलहौजी ये गवर्नर जनरल था इंडिया का फॉर द पीरियड ऑफ 1848 टू 1856। तो ऑलमोस्ट 8 ईयर्स के लिए ये रहे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसी ड्यूरेशन में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी, नॉट डलहौजी, 1847 में। राइट, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को बनाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की पॉलिसी है ये डलहौसी ने नहीं बनाई थी, जस्ट इसको लॉर्ड डलहौसी के टेन्योर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। कहाँ पर? इंडिया में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की जो स्टेटमेंट थी, सिंपल अगर हम देखें तो वो ये थी, इट स्टेटेड दैट एनी प्रिंसली स्टेट वुड बी कन्फाइंड अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इफ प्रिंस ऑफ दैट स्टेट डाई विदाउट मेल सक्सेसर। इसका बेसिक, इसकी लाइन को अगर आप बस यहाँ पर इतना अंडरस्टैंड कर लें कि उन्होंने ये कहा कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन पर राजा महाराजा रूल कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी प्रिंस जो है उसकी डेथ हो जाती है विदाउट बायोलॉजिकल मेल सक्सेसर, कि नेक्स्ट जो उसकी जो स्टेट है जिसने संभालना है उसको, और उसका रियल में कोई बेटा नहीं है, देन जो वो स्टेट है वो किसके अंडर चली जाएगी? ब्रिटिशर्स के अंडर। के अब नेक्स्ट उसको कोई भी राजा महाराजा की फैमिली में से कोई भी नहीं उसको कैरी कर सकता उस थ्रोन को, वो बल्कि किसके पास आ जाएगी? ब्रिटिशर्स के पास आ जाएगी। राइट, तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ये पॉलिसी थी कि इस तरह से कोई भी रीजंस बनाकर जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफ़ी सारी स्टेट्स को अपनी पॉलिटिकली अपने कंट्रोल में करते जा रहे थे, एंड दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। अब अगर हम ये देखें कि ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसका बैकग्राउंड देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से पहले क्या था, वहां पर क्या सिचुएशन थी, उससे पहले क्या प्रैक्टिस थी, जिसको ख़त्म करके ये कहा गया कि अब जो मेल सक्सेसर अगर नहीं होगा तो वो स्टेट जो है वो अंडर किसके आ जाएगी? ब्रिटिश। उससे पहले क्या होता था? तो अकॉर्डिंग टू सब्सिडरी लाइन्स, इससे पहले क्या हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, ठीक है, यहाँ पर तो प्रिंसली स्टेट्स, काफ़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स ने ये किया कि अपनी आर्मी ख़त्म करके किसके प्रोटेक्शन के अंडर आ गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के अंडर।
कि उनको ये कहा कि हम अपनी आर्मी को ख़त्म करते हैं। उनके साथ एक मुआहदा किया, एक अलायंस किया उन्होंने, प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स ने, कि हम ठीक है अपनी आर्मी को हम ख़त्म करते हैं, और आप अगर हमें कोई भी एक्सटर्नल कोई भी हमारा जो है वो इन्वेजन होगा हम पर, तो आपने हमें प्रोटेक्ट करना है। ये इस अलायंस को किसका नाम दिया गया? सब्सिडरी अलायंस का। यहीं से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस स्टार्ट हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, बाकी की प्रिंसली स्टेट्स में भी। डेलहाउसी से पहले 3 तरह की स्टेट्स थी। जब डेलहाउसी इंडिया में आया गवर्नर जनरल बन के, उससे पहले जो स्टेट्स थी इंडिया में वो 3 तरह की थी। इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी इम्पैक्ट नहीं था उन पर, या कोई भी वो रोल प्ले नहीं कर सकती थी इन स्टेट्स में। बाकी की जो स्टेट्स थी वो थी प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स, और दूसरी स्टेट्स जो थी वो थी डिपेंडेंट स्टेट्स। प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स ऐसे ही थी जैसे कि पहले बताया कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने उनके साथ सब्सिडरी अलायंस कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, कि हम अपनी आर्मी को ख़त्म करते हैं, आप अपनी आर्मी रखें और आपने जो है वो हमें प्रोटेक्ट करना है अगर कोई भी एक्सटर्नल हम पर हमला वगैरह होगा। और डिपेंडेंट स्टेट्स वो थी जो किसी जंग की वजह से जंग हो चुकी थी उस स्टेट और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान, और वो हार चुके थे उसको, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल था उन स्टेट्स पर। तो इस तरह की 2 स्टेट्स पर, प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स और डिपेंडेंट स्टेट्स पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इम्प्लीमेंट किया गया कि अब ये जो भी जितनी भी स्टेट्स हैं, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे जिन जिन स्टेट्स को एनेक्स किया गया अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये जो स्टेट्स हैं, अब जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स हैं और जो डिपेंडेंट स्टेट्स जिन पर किसी ना किसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़्यादा या कम इन्फ्लुएंस है, इन्हीं पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई होगा। उससे पहले क्या था? ऐसा था कि अगर कोई भी रूलर था या कोई भी प्रिंस था, अगर उसके यहाँ फेल टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल मेल सक्सेसर, उसका अगर कोई भी बेटा नहीं होता था, तो दे कुड अडॉप्ट एनी अदर चाइल्ड फॉर फ्यूचर सक्सेशन। तो अपना नेक्स्ट प्रिंस बनाने के लिए वो किसी भी और चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस कैसे स्टार्ट हुआ? सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। फिर उसके बाद 3 तरह की स्टेट्स बन गई उस अलायंस के बाद, इंडिपेंडेंट, प्रोटेक्टोरेट और डिपेंडेंट स्टेट्स। जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी उन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, सो उन्होंने उनको कुछ कहा भी नहीं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिर्फ किन पर अप्लाई की? प्रोटेक्टोरेट और डिपेंडेंट स्टेट्स पर। उससे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से पहले जस्ट ये एक रूल था कि अगर कोई भी रूलर फेल टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल मेल सक्सेसर, ही कुड अडॉप्ट एनी अदर चाइल्ड फॉर फ्यूचर सक्सेशन। तो नेक्स्ट अपने थ्रोन के लिए वो किसी भी चाइल्ड को क्या कर सकता था? अडॉप्ट कर सकता था। वो चाइल्ड नेक्स्ट वैसे ही प्रिंस, उसके पास वही सारी बेनिफिट्स होते थे जो पहले प्रिंस के पास थे। तो ये इस तरह से था बिफोर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद क्या हुआ? जैसे पहले भी हमने उसको डिस्कस किया है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। कि उन्होंने कहा कि अगर कोई भी प्रिंस स्टेट का died without a natural biological heir, the state would be confined to rule of British East India Company। कि अब क्या होगा कि कोई भी प्रिंस है, उसकी डेथ हो गई है और उसका कोई भी बायोलॉजिकल सक्सेसर नहीं है, कोई उसका सन नहीं है, तो स्टेट वुड बी कन्फाइंड टू रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो सारी की सारी स्टेट किसके अंडर चली जाएगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के। नो अडॉप्टेड हायर वुड बी एलिजिबल फॉर थ्रोन। कोई भी अडॉप्टेड जो सक्सेसर है वो थ्रोन का एलिजिबल नहीं होगा। जस्ट पर्सनल एसेट्स उसको मिलेंगे, यानी जो उस राजा महाराजा के जो भी पर्सनल एसेट्स हैं वो उसको मिल जाएंगी, लेकिन थ्रोन उसको नहीं मिलेगा। अडॉप्टेड सन वुडंट गेट एनी पेंशन, ना तो उसको कोई पेंशन दी जाएगी और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से उसे कोई भी क्या दिया जाएगा? टाइटल वगैरह मिलेगा। इंडियंस के लिए उनके राजा महाराजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे, तो इस तरह से किसी बायोलॉजिकल हायर के ना होने की वजह से कंप्लीटली थ्रोन को खत्म कर देना, इट वॉज वेरी डेंजरस फॉर द नेटिव इंडियंस। इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर जिन जिन स्टेट्स को एनेक्स किया गया, ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकली जिन पर कंट्रोल किया, वो थी, ये कुछ स्टेट्स के नेम लिखे हुए हैं, ये कंप्लीट स्टेट्स नहीं है बट ये एग्जांपल्स हैं कुछ, कि जैतपुर, संभालपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, पंजाब और सूरत जो हैं, इनको जिस जिस ईयर में एनेक्स किया गया बाय ब्रिटिशर्स या बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज 1857 के बाद कंप्लीट कंट्रोल हुआ था ब्रिटिशर्स का। 1857 की वार से पहले पहले, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यूज के लिए भी, इनफैक्ट ये एमसीक्यूज है भी है पास पेपर्स में, कि 1857 तक जो है वो ऑलमोस्ट किसका कंट्रोल था सब कॉन्टिनेंट पर? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल डायरेक्ट नहीं था, बल्कि किसका कंट्रोल था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो सारा का सारा कंट्रोल अंडर जो है वो क्राउन हो गया, अंडर गवर्नमेंट हो गया, उससे पहले ऐसा नहीं था। ओके, तो ये कुछ स्टेट्स थी जो कि एनेक्स की गई अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
अब जो लोकल इंडियंस थे या फिर नेटिव इंडियंस थे, उन पे क्या उन्होंने इफेक्ट हुआ इस चीज़ का। तो फर्स्ट तो ये हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स लॉस्ट देयर टेरिटरीज। एब्सोल्युटली, अब इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं, अगर किसी का कोई बायोलॉजिकल सक्सेसर नहीं होगा तो वो टेरिटरी सारी की सारी किसके अंडर चली जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो प्रिंसली स्टेट्स लॉस्ट देयर टेरिटरीज, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो कम होती जा रही थी। Grievances among Nana Sahab and Rani of Jhansi adopted son was barred from succession of throne due to policy। रानी ऑफ झांसी का जो अडॉप्टेड सन है उसको रोक दिया गया कि वो थ्रोन जो है वो उसको सक्सेशन नहीं मिलेगी उसको थ्रोन की, क्योंकि किसकी वजह से, बिकॉज ही वॉज अडॉप्टेड। ही स्टेट के जो राजा महाराजा थे उनका जो है वो अडॉप्टेड सन था, बल्कि उनका रियल सन या फिर उनका रियल सक्सेसर वो नहीं था, बायोलॉजिकल सन नहीं था। तो इस चीज़ ने लोगों में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट प्रोड्यूस की, बिकॉज वो स्टेट्स, ये सारी की सारी स्टेट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी, रिलीजियसली भी और वैसे इमोशनली भी। इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच थे अपने इन स्टेट्स के राजा महाराजा के साथ। तो इसने लोगों के दिलों में, लोग कुछ प्रैक्टिकली तो नहीं एट दैट टाइम कर सके, लेकिन रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई उनके दिलों में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल काज ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। तो आप अपनी 1857 के काजेज में ये मेंशन कर सकते हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ये जो पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो किस लिए बनाई गई, डिफरेंट स्टेट्स को एनेक्स करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा काज थी किसका, वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का। और इसने बहुत ज़्यादा जो है वो फिर बाद में प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस किए फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, राइट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी पाकिस्तान अफेयर्स की जो सीरीज़ को जैसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। ये कमेंट सेक्शन में किसी ने डिमांड की थी, इसलिए हमें अपनी सीरीज़ के दरमियान में ही ये वीडियो बनाना पड़ी। तो नेक्स्ट हम कायदे-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स के बाद का जो लेक्चर है हमारा, इंसिडेंट जो भी हुआ हिस्ट्री में, हम उसी को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।